यहाँ इस गर्मी में अक्सर लोग परेशान हैं, सार्फिन परेशान हैं कि बिजली मुअत्तल हो जाती है और जब इस हब्स के आलम में इस शदीद गर्मी में पंखा भी ना चले तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की क्या हालत होगी। लेकिन एज अ ग्राउंड ब्रेकिंग एफर्ट पाकिस्तान ने एलोकेट किए हैं 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी के बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए। जिस तरह के आप जानते हैं कि अगर डिजिटल पाकिस्तान की तरफ बढ़ना है, ये डॉक्टर एहसन इकबाल का जो हालिया मंसूबा है क्वांटम वैली के नाम से, जिसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के साथ भी पार्टनर किया है, ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी इंटेंसिव चीज़ें हैं। कई लोग इसके बारे में ये सवाल भी करते हैं कि अगर आप अपने चैट GPT को सिर्फ प्लीज़ या थैंक यू लिख के कह रहे हैं और सोचें कि इसका वॉल्यूम कितना बड़ा है, दिस इज़ एन एनर्जी इंटेंसिव वर्क और ये किसी तरह भी सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने जब ये मेजर्स लिए हैं तो आइए ज़रा इसको मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पे क्रिप्टो और बिटकॉइन रिलेटेड। आप कई लोगों के हवाले से सुन रहे होंगे गवर्नमेंट इज़ नाउ बिकमिंग सीरियस, इज़ इट गोइंग टू बी समथिंग दैट वी आर गेटिंग इनटू, और अगर हाँ तो फिर इसमें क्या क्या नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हारून जो कि एक ब्लॉकचेन हैं, क्रिप्टो एडवाइज़र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। हुकूमत की तरफ से ये जो इंडिकेशंस दी जा रही हैं बिटकॉइन माइनिंग या AI सेंटर्स के लिए मुख्तस करना बिजली को, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान इज़ हेडिंग टूवर्ड्स अ न्यू क्रिप्टो पॉलिसी? अच्छा देखें, पहले तो अपने प्रोग्राम में बुलाने का शुक्रिया। बात सारी ये है कि पाकिस्तान के पास ये तो आपको मालूम है कि एक सरप्लस एनर्जी है हमारे पास। जो अपना जो सेक्टर है बिजली का, स्पेशली जो IPP से हम बिजली लेते हैं, वहाँ पर हमारे पास कुछ बिजली सरप्लस भी आती है। उसका गवर्नमेंट जो उसका रेंट पे करे, गवर्नमेंट उसके बाद चार्ज पे करे, जो भी है। तो ये बात ज़ेर बहस आई गई जब ये पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का क़याम आया कि हमारे पास अगर बिजली है, हमारे पास अगर मौक़े हैं, तो वाई शुड वी नॉट जॉइन द बिटकॉइन माइनिंग, ताकि हम अपना जो बिटकॉइन जब हम माइन करें तो पाकिस्तान के बाद चंद अरसे बाद बिटकॉइन भी अपने रिज़र्व में आ जाने चाहिए। अच्छा, दुनिया भर में ये देखा गया है कि सिर्फ रशिया, USA, चाइना नहीं, बल्कि बहुत सारे ममालिक, अगर आप भूटान की बात करें, एल सल्वाडोर की बात करें, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ तो आप बात करते हैं ऑयल रिज़र्व की बात करें, आप गोल्ड रिज़र्व की बात करें, आप कमोडिटी रिज़र्व की बात करें, नाउ ए वन न्यू टर्मिनोलॉजी यू कैन से क्रिप्टो रिज़र्व, जो आजकल दुनिया भर में आपको उसका चर्चा नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का जो क़याम एक तो अमल में आया, ठीक है, थोड़ी देर हो गई, लेकिन ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि आने वाला वक्त वैसे भी क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन का ही है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का ये बहुत अच्छा एक इक़दाम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बिजली जो है वाकई 2000 मेगावाट जिसकी आप बात करने जा रही हैं, क्या वाकई वो हमारे पाकिस्तान में इतनी मौजूद होगी कि हमें सपोर्ट कर सकेगी? क्योंकि ये तो आपको पता है कि जो बिटकॉइन माइनिंग्स हैं वो 24 घंटे का काम है और पूरे साल का काम है। जितना ज़्यादा आप उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि ओवरऑल उस बिटकॉइन के नेटवर्क में, उतना ज़्यादा बिटकॉइन आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा, जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं हारून साहब, हर कोई अपनी इस्तात के मुताबिक इसमें करेगा। पाकिस्तान में आपके पास बहुत यानी एडवाइज़र्स तो यकीनन मौजूद होंगे, लेकिन हर एक के पास ना ये इस्तात है ना मीन्स है कि वो क्रिप्टो में खेल सके। मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि जैसे स्टॉक मार्केट्स होती हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए आसान इसको कर देते हैं कि पेनी स्टॉक्स होते हैं और दूसरी तरफ ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं। तो इसी तरह अगर क्रिप्टो की बात की जाए तो आपके पास मीम कॉइन्स मौजूद हैं। क्या ये जो बहुत सारे यूथ में इस वक्त क्रिप्टो मशहूर हुआ है, आर दे ऑल गोइंग फॉर मीम कॉइन्स, और वो भी रातों रात यानी उनको लगता है कि एक बुल रन आएगा एंड दे विल बिकम मिलियनेयर्स? ये क्या सब इस चाह में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, इसकी बहुत सारी वजूहत है। मेरा सवाल हमेशा ही रहता है अपने बाकी लोगों से जो स्टॉक से रिलेटेड हैं कि भाई सिर्फ 4-5 लाख से ज़्यादा अब तक यूज़र नहीं बन सके पाकिस्तान में, क्योंकि उसका यूज़ केस एक डिफरेंट है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि क्रिप्टो इज़ नाउ बिकमिंग अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, वो क्रिप्टो जो है, जब आप उसको अपने किसी भी ट्रेड से जीत लें या उससे आप पैसे बना लें, तो आप उसको कहीं यूटिलाइज भी कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसको फ़ौरन आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। एज़ फार एज स्टॉक इज़ कंसर्न, तो वहाँ पर अब चूँकि ये ऑलरेडी मार्केट में इतना डिफरेंस था कि इस क्रिप्टो के आने की वजह से हुआ है कि हमारे पास 2.5 करोड़ से ज़्यादा सार्फिन हो गए। ये तो आपको पता है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, हर तरफ यही होता है कि जी आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। उसके बावजूद 2.5 करोड़ से ज़्यादा सार्फिन इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। उसकी एक तो बुनियादी वजह ये है कि इसमें पैसे बनते हैं। ठीक है, अब पैसे कैसे बनते हैं, वो सारी जो उसके पीछे जो ट्रिक्स हैं, जो सारी इसके पीछे जो आप समझ लें कि जो समझना है, वो सबसे बड़ा एक पहलू है। लोग ये कह रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद एक बुल रन आएगा और एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था। कुछ अगर हम अच्छे कॉइन्स की बात करें जिसमें डॉज है, इसके अलावा बिटकॉइन है, उनकी वैल्यू तो ऊपर भी गई है, लेकिन क्या वाकई एक्सपेक्ट किया जाए 2025 में किसी बुल रन को? ये बहुत अच्छा सवाल है सिद्रा आपका, क्योंकि देखें जब बिटकॉइन की हाल्विंग होती है, हाल्विंग ये होता है कि ब्लॉक रिवॉर्ड हो जाता है हाफ। जब बिटकॉइन की हाल्विंग हुई है 16 में, तो 17 में बुल रन आया, 20 में हाल्विंग हुई है तो 21 में आया, 21 में आया। अब जो है वो 2024 में अभी हुई हाल्विंग, पिछले साल 18 अप्रैल को। उसके बाद
आप समझ लें कि 500 से 550 दिन के अंदर अंदर ये बुल रन आता है, ये हिस्ट्री ये कहती है जी। और इस दफ़ा का जो बुल रन होगा, जो मेरे सब सुनने वाले हैं ये सुन लें कि इस दफ़ा का जो बुल रन होगा काफ़ी इंसेन बुल रन होगा, काफ़ी आप समझ लें कि क्योंकि ये सुपर साइकिल कहलाता है, ये चौथा बुल रन है। अगर मैं अपनी लाइफ में देख रहा हूँ जो बिटकॉइन जब से शुरू हुआ था 2009 के बाद से, तो ये चौथा बुल रन है। अब लोगों के तजस्सुस ये होगा कि यार आया हम इसमें कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसे बना सकते हैं। जहाँ तक आपने बात की डोज कॉइन की, इथेरियम की, आप सोलाना की बात करी, इनकी ऑलरेडी मार्केट कैप ज़्यादा है, इनकी ऑलरेडी प्राइस ज़्यादा है। तो लोग जो समझ रहे होते हैं इस चीज़ को, वो वाले प्रोजेक्ट निकालते हैं जो किसी नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे एआई है, एआई एजेंट है, डीप इन आ गया, इसके अलावा रॉज आ गए, बहुत सारी ऐसी। अब जो एनएफटी है, मेटावर्स, सॉरी टू इंटरप्ट यू, तो आप यहाँ पे भी मशवरा लोगों को देंगे कि डाइवर्सिफाइड रखें या किसी एक को में रिजर्व नहीं, पहले उसकी कैटेगरी को समझें, दूसरा ये देखें कि उसमें कितना पोटेंशियल है और वो आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो एडजस्ट भी हो रहा है या नहीं। एक ज़माने में जब हमने 2017 में देखा बुल रन आया, पैसे बनाए, तो उसमें प्राइवेसी कॉइन का बड़ा रिवाज था वहाँ पे। प्राइवेसी कॉइन का अब नहीं है इतना ज़्यादा। इसके अलावा उसके बाद 2021 में आपने मेटावर्स का नाम सुना होगा, जीएमटी बड़ा अच्छा टोकन रहा है, उसका भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। आजकल एआई और एआई एजेंट की तो टेक्नोलॉजी में जितनी ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, उसी तरीके से कैटेगरीज में भी चेंजेस आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, मुझे बताएं कि क्रिप्टो काउंसिल मौजूद है, आपने कहा 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आई एम श्योर कि क्योंकि आपने कहा कि रेगुलेशंस नहीं है, मैल प्रैक्टिसेस भी हो रही होंगी, तो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए कि किन चीज़ों के हवाले से उनको होशियार रहना है ताकि वो अपना नुकसान ना कर लें। अच्छा, इस तरह के देखें बहुत सारी स्कैम्स प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, जैसे अभी हाल ही में मैं इसको स्कैम कहूँ या क्या कहूँ, क्योंकि इस तरह की MLM स्कीम जो है पाकिस्तान में दुनिया भर में बहुत कामयाब जाती हैं। MLM से क्या होता है कि जो पहले जिसने ख़रीद लिया होता है उसको फ़ायदा होता है, उसके नीचे जो लोग, जो आखिर की लेयर होती है, सबसे ज़्यादा नुकसान वही उठाता है। जिसकी मिसाल अभी ट्रेजर NFT था जो बंद हो गया, काफ़ी लोगों ने नुकसान किया, ऑलमोस्ट 40-42 अरब रुपए पाकिस्तान से चला गया, उसमें इंडिया भी सर फहरिस्त में। तो बात सारी है कि दिस इज़ नॉट द क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के लिए आपको उसकी लिक्विडिटी देखनी पड़ती है, वो देखना पड़ता है वो किस एक्सचेंज के ऊपर मौजूद है, वो किस ब्लॉकचेन के ऊपर मौजूद है, उसके कॉन्ट्रैक्ट को समझा करें, उसकी कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग को थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश किया करें, अपने आसपास जो डेवलपर्स हैं उनसे पूछा करें कि आया ये वाला जो प्रोजेक्ट जिसमें मैं परचेजिंग या जिसमें इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं, क्या वो सही है, उसमें कोई सिक्योरिटी रिस्क तो नहीं है, क्या उसका ऑडिट जो है वो कर लिया गया है, क्या उसमें ऐसे लूप होल्स तो नहीं कि कल को उसमें रग पुल हो जाए। रग पुल का मतलब ये कि प्राइस को अचानक से इतना डिक्लाइन कर दिया जाए कि जिसने अगर कोई चीज़ $100 की ली है तो आज वो 1 सेंट की जाए, तो आप समझ लें कि कितना बड़ा लॉस है इसमें। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखने के लिए कहते हैं कि डू योर ओन रिसर्च, कि रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है या किसी एडवाइजरी की हेल्प लें। और ये होता है हर साल, ये अभी इस दफ़ा ही ऐसे ही होगा क्योंकि बड़े लोग हैं इसके अंदर, नाम इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आप मुल्कों की लीडरशिप देख लें, ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, उनकी वजह से उन्होंने अगले दिन आके कह दिया कि जी मेरा तो ट्विटर ही हैक हो गया था। अब ऐसा हो जाए तो फिर क्या किया जाए? देखिए, होता है, आपको पता नहीं चलता। बाज़ दफ़ा हमारे पास भी कुछ नाम के ऐसे जो है वो मीम कॉइन आ रहे होते हैं। हाँ। अब वो डिपेंड करता है कि वो इवेंट पे है बेस करता है, वो किसी सेंटीमेंट पे बेस करता है। आजकल एक नया ट्रेंड भी निकल रहा है जो शायद अभी सुनने वाला भी मेरी बात सुन के हैरान हो जाएंगे। जिस तरह मीम कॉइन है, आजकल एक लेगेसी कॉइन्स भी आ गए। लेगेसी कॉइन इस तरह जैसे मैंने कोई 75 रुपए का सिक्का निकाल दिया एक लेगेसी यादगार के तौर पर, तो यादगार का भी शुरू हो जाएगा सिलसिला आइंदा आने वाले। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी नए पोप आए हैं तो उनके नाम से मंसूब करके अगर किसी ने निकाल दिया इस तरह का लेगेसी कॉइन, तो यकायक तो आपको सेल्स मिलेंगी, लेकिन इट कुड बी अ मोमेंट जिसको फिर आप बाद में रिग्रेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब मौजूद होने के लिए। देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट, लेकिन हम आपको इंशाल्लाह ताला दोबारा भी बुलाएंगे सो दैट आवर व्यूअर्स कैन कंटिन्यू लर्निंग।